हेलो एवरीवन, गायत्रीज एडू वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, पिछले लेक्चर में मैं डिस्कस किया था मौर्योत्तर काल के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट राजवंश। उसमें थे शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश और एक उड़ीसा में या कलिंग में चेदी वंश। तो इन चार राजवंशों के बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि उसी समय मतलब मौर्योत्तर काल में जो फॉरेन इन्वेजन्स हुए थे, मतलब विदेशी आक्रमण हुए थे, उसमें मुख्य थे इंडो ग्रीक, शक, पाल्हव और कुषाण। तो आज के लेक्चर में हम इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको सारी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे विदेशी आक्रमण मतलब फॉरेन इन्वेजन्स जो कि हुए थे मौर्योत्तर काल में, मतलब पोस्ट मॉडर्न इरा में, पोस्ट मौर्यन इरा में। तो पोस्ट मॉडर्न इरा में जो भी विदेशी आक्रमण हुए थे उसमें सबसे पहले जिन्होंने आक्रमण किया था वो थे द इंडो ग्रीक्स मतलब हिंद यवन, दूसरे थे शक, द शक और द शका और द सिथियंस, एंड तीसरे थे पाल्हव या पार्थियंस और चौथे थे कुषाण या कुशांस। तो इनका ये जो है इसी क्रम में इन्होंने आक्रमण किया था, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे, एग्जाम्स में इनका क्रम भी पूछ लेता है। तो इसको आप ISPK के तरह भी याद कर सकते हैं, ISPK बोल के भी याद कर सकते हैं ताकि आपको याद रहे। पहले इंडो ग्रीक्स, उसके बाद शक, तब पार्थियंस, देन कुशांस। तो इस तरह से चार विदेशी जातियों ने भारत पर आक्रमण किया था पोस्ट मौर्यन इरा में। तो आइए दोस्तों अब आगे देखते हैं। तो सबसे पहले भारत पर आक्रमण जिन्होंने किया था वो थे इंडो ग्रीक्स। इंडो ग्रीक्स ये वही थे जो सिकंदर के समय यहाँ पे जब आक्रमण हुआ था तो सिकंदर ने क्या किया था, जो नॉर्थ वेस्ट का पार्ट था वो सेल्यूकस को दे दिया था और फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने हिंदुकुश पर्वत तक का इलाका जो था, क्षेत्र था, वो सेल्यूकस से जीत लिया था और ये लोग हिंदुकुश पर्वत के उस पार अफगानिस्तान के इलाके में सिमट कर रह गए थे। फिर बाद में क्या हुआ कि जब मौर्य साम्राज्य इधर कमज़ोर पड़ गया तो 200 ईसा पूर्व के आसपास जो सेल्यूकस निकेटर के बाद जो उसके उत्तराधिकारी आए उनमें से डेमेट्रियस ने क्या किया, यहाँ पे आक्रमण कर दिया। ये कहाँ पे? तो सिंध के इलाके में, पंजाब और सिंध के इलाके में आक्रमण किया और उसे जीतने की कोशिश की, क्योंकि उनको पता था कि मौर्य साम्राज्य कमज़ोर पड़ चुका है तो अब वो उनका विरोध नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, सिंध प्रांत में आक्रमण कर दिया। तो इंडो ग्रीक्स या बैक्ट्रियाई ग्रीक का आक्रमण सबसे पहले हुआ था और किया था आक्रमण डेमेट्रियस ने, जो कि मौर्योत्तर काल में सबसे पहला आक्रमण माना जाता है। अफगानिस्तान और सिंध और पंजाब के इलाकों में उन्होंने आक्रमण किया था और उसे जीत लिया था, ठीक है। और वो मौर्य साम्राज्य के अधिकार से वो क्षेत्र निकल चुका था। यह घटना है 190 ईसा पूर्व के आसपास की। उसने क्या किया, उसने तक्षशिला तक जो है अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। इंडो ग्रीक्स ने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। उसके बाद वहाँ से डेमेट्रियस ने अपने 2 सेना नायकों को आगे भेजा, एक मिनांडर और दूसरा एप्लोडोटस। तो एप्लोडोटस ने क्या किया, पूरा सिंध जीत लिया और उज्जैन तक अपना साम्राज्य विस्तार किया, ठीक है। एप्लोडोटस ने उज्जैन तक साम्राज्य को विस्तार किया और वहीं मिनांडर ने क्या किया, मिनांडर मथुरा तक गया और मथुरा के बाद उसने पाटलिपुत्र पर भी आक्रमण किया, लेकिन शुंग शासक वसुमित्र ने उसे वहाँ से खदेड़ दिया, ठीक है। वसुमित्र जो था वो पुष्यमित्र शुंग का पोता था जो वहाँ पे उस समय शासक था। तो उसने मिनांडर को वहाँ से खदेड़ दिया, उसे पाटलिपुत्र पर कब्जा करने नहीं दिया। इनकी राजधानी थी शाकल, या जो अभी पाकिस्तान का सियालकोट है। सर्वप्रथम इंडो ग्रीक्स ही थे जिन्होंने सोने के सिक्के जारी किए थे, ठीक है। सोने के सिक्के सबसे पहले जारी किए थे इंडो ग्रीक्स ने। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि इंडो ग्रीक्स ऑप्शन में नहीं रहता है तो वहाँ पे कुषाण दिया रहता है, तो आप इंडो ग्रीक्स की जगह वो कुषाण भी आंसर हो सकता है, लेकिन अगर इंडो ग्रीक्स ऑप्शन रहे तो आप इंडो ग्रीक्स ही आंसर देंगे। सर्वप्रथम हिंद यूनानी ही थे जिनके सिक्कों से हमें ये पता चलता है कि ये सिक्के किस राजा के हैं, मतलब उन्होंने सिक्कों पर अपने राजा का नाम अंकित करवाया था। मतलब सिक्कों पर लिखवाने का काम सबसे पहले किसने शुरू किया था, हिंद यूनानियों ने, मतलब यवनों ने, इंडो ग्रीक्स ने। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में इन्होंने एक प्रकार की कला शुरू की जिसका नाम था हेलेनिस्टिक आर्ट, ठीक है। हेलेनिस्टिक कला चलाई जिससे ही बाद में गांधार कला का विकास हुआ, ठीक है। हेलेनिस्टिक आर्ट से ही गांधार कला का विकास हुआ जो कि ग्रीक और इंडियन आर्ट का मिक्सचर थी। यूनानियों ने ही ड्रामा में पर्दे का प्रचलन किया। इनफैक्ट पूरी दुनिया में जहाँ पे भी ड्रामा का विकास हुआ उसमें सबसे पहले ड्रामा का विकास हुआ था ग्रीक में।
ठीक है। सबसे पहले ड्रामा का विकास हुआ था ग्रीस में, सबसे पहले जो है नाट्य कला का विकास ग्रीस में हुआ था, मतलब ग्रीक्स ने किया था। और वो ग्रीक्स ही थे जो भारत में पर्दा लेकर आए, जिसकी वजह से नाट्य कला में बहुत बड़ी क्रांति आई या उत्थान हुआ। यूनानियों के नाम पर ही पर्दे का नाम रखा गया यवनिका, क्योंकि यूनानियों को यवन कहा जाता था और इसी तरह से इनका नाम यवनिका पड़ा। और यूनानियों का नाम यवन कहाँ से पड़ा? आयोनियन सी के नाम पर इनका नाम यवन पड़ा, क्योंकि ये जहाँ रहते थे वहाँ पे एक समुद्र था जिसका नाम था आयोनियन सी, तो आयोनियन सी के नाम पर ही इनका नाम यवन पड़ा। और यवन वर्ड से ही आया यवनिका, जो कि वो जो पर्दा लेकर आए थे उस पर्दे का प्रचलन हुआ था, उसे ही यवन कहते हैं। जो कि नाटक में पर्दे का इस्तेमाल होता है वो यवन ही लेकर आए थे, इसलिए उसको यवनिका कहा जाता है। अब आइए ये मैप देख लेते हैं। तो जब सेल्यूकस ने छोड़ा था तो इन लोगों का मेन इलाका यहाँ तक सिमटा हुआ था, ठीक है, ये छोटे से इलाके में यहाँ तक था। उसके बाद क्या हुआ, जो डेमेट्रियस था उसने इस इलाके को जीता, ठीक है, यहाँ पे तक्षशिला तक आ गया। उसके बाद यहाँ से आगे मथुरा तक लाया, यहाँ पे मिनंडर, और फिर ये इसने पाटलिपुत्र पर भी हमला किया। और यहाँ से एपोलोडोटस ने आक्रमण किया और ये उज्जैन तक उसने जीता, ठीक है। तो ये पूरा इलाका इस तरह से पूरा जो है इंडो ग्रीक्स के हाथ में आ चुका था। यहाँ पर था शुंग एम्पायर और यहाँ पे थे सातवाहंस, ठीक है। अब आते हैं इंडो ग्रीक्स के सबसे महान राजा की ओर। तो इंडो ग्रीक्स का जो सबसे महान शासक था, मतलब सबसे महान कमांडर, उस समय कमांडर ही था वो था मिनंडर, ठीक है, इनका नाम था मिनंडर। लेकिन ये नाम के कमांडर थे, जिन इलाकों में इन्होंने शासन किया था वो इलाका इन्हीं का था, मतलब वो यहाँ के शासक ही थे। तो सबसे प्रसिद्ध जो हिंद यूनानी शासक हुआ वो था मिनंडर। मिनंडर ने नागसेन या नागार्जुन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। तो वो यहाँ जब आया तो वो नागसेन या नागार्जुन के संपर्क में पड़ा, जो कि बहुत बड़े बौद्ध भिक्षु थे। तो उन्होंने मिनंडर को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। मिनंडर ने नागसेन से कुछ प्रश्न किए थे, कुछ स्पिरिचुअल प्रश्न थे आध्यात्म से जुड़े हुए, तो उसका उत्तर नागसेन ने दिया। तो उन सभी उत्तरों को और प्रश्नों को एक पुस्तक में संकलित कर दिया गया, जिसका नाम हुआ मिलिंद पान्हो या मिलिंद के प्रश्न। और इस पुस्तक की भाषा थी पाली, जो कि नॉर्मली सारे बुद्धिस्ट टेक्स्ट की भाषा पहले हुआ करती थी, उसी तरह से इस पुस्तक की भी भाषा थी पाली। इसके अलावा इसी समय एक ग्रीक राजदूत भी भारत में आया था, जो उसने वैष्णव धर्म को अपना लिया था, ठीक है, वैष्णव धर्म को स्वीकार किया था। और विदिशा में, मतलब बेसनगर या विदिशा में मध्य प्रदेश के, वहाँ पर इसने गरुड़ स्तंभ बनवाया था, ठीक है, किसने? हेलियोडोरस ने। तो गरुड़ स्तंभ बेसनगर में हेलियोडोरस ने बनवाया था, जो कि एक ग्रीक राजदूत था और जिसने वैष्णव धर्म अपनाया था। अब आते हैं इंडो ग्रीक्स के पास जो दूसरा आक्रमण हुआ था, सबसे इंपॉर्टेंट, वो था शकों का, मतलब शक आक्रमण, सिथियंस। तो सिथियंस यहाँ पे बहुत ही लंबे समय तक रहे, ठीक है, बहुत ही लंबे समय तक सिथियंस ने या शकों ने यहाँ पर शासन किया। यूनानियों के बाद शक आए, मतलब जिन इलाकों में पहले यूनानियों ने शासन किया, उन यूनानियों के इलाकों को जीतकर ये शक आगे बढ़े। इनके मुख्यतः 5 शाखाएं थी, जिन्होंने अलग अलग एरिया में शासन किया, उनकी अलग अलग राजधानियाँ भी थी। पहले थी अफगानिस्तान में, दूसरा पंजाब, तीसरा मथुरा, चौथा पश्चिमी भारत में और 5वां उत्तरी दक्कन में। और शकों का जो सबसे प्रथम शासक था वो था मो। मध्य एशिया के निवासी थे ये शक, और ये चारागाह की खोज में भारत आए थे, ठीक है, क्योंकि मध्य एशिया में जो है वातावरण बहुत कठोर था और वहाँ से जो है चाइनीज़ लोगों ने क्या किया था, अपने इलाकों से काफ़ी जातियों को भगा दिया था, ठीक है। तो वो लोग यहाँ भारत में क्या आए थे, चारागाह की खोज में आए थे, लेकिन इन्होंने भी क्या किया, धीरे धीरे आक्रमण किया और सब इलाकों को जीत लिया। 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के राजा ने, ऐसा कहानियों में बताया गया है, ऐसा कई पुस्तकों में प्रमाण मिला है कि 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के किसी राजा ने उन्हें शकों को बाहर खदेड़ दिया था, ठीक है, और उसने उनको खदेड़ने के बाद विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और इसी विक्रमादित्य की उपाधि में इसी तिथि पर विक्रम संवत चालू किया गया था, जब मतलब उस राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की 58 ईसा पूर्व में, तो उसी समय से विक्रम संवत चालू हुआ। तो 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत चालू हुआ, इसका मतलब क्या है, जो अभी चल रहा है, अभी जो समय है उसमें 58 हम प्लस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि अभी विक्रम संवत के अनुसार कौन सा ईयर चल रहा है, ठीक है। विक्रमादित्य की उपाधि, इसके बाद ये विक्रमादित्य की जो उपाधि थी ये बहुत ही पॉपुलर हो गई, बहुत ही मशहूर हो गई। जो भी राजा कुछ बहादुरी का काम करते थे वो खुद की उपाधि विक्रमादित्य धारण कर लेते थे, ठीक है। तो इस तरह से टोटल भारत के इतिहास में 14 राजाओं ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, तो टोटल 14 विक्रमादित्य हुए। और उन सब में जो सबसे प्रसिद्ध हुआ वो था गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, जिसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है।
अब आइए ये मैप देख लेते हैं। ये देखिए, ये है शकों का साम्राज्य, ठीक है। जहाँ पे पहले ग्रीक्स थे उस इलाके को पूरी तरह से शकों ने जीत लिया। यहाँ पे देखिए, ये वेस्टर्न क्षत्रप थे, मतलब जो पश्चिमी भाग में जो शक थे, ये सबसे ज़्यादा समय तक इन्होंने ही शासन किया जो पश्चिमी भाग पे थे। इसके अलावा इन्होंने यहाँ तक भी अपना साम्राज्य विस्तार किया था। और उस समय यहाँ पे कण्व जो है वो बहुत ही छोटे से क्षेत्र में सीमित रह गए थे। यहाँ पे सातवाहन वंश था जो कि अपनी प्रतिष्ठा पे था। तो इस तरह से जो है शकों के साथ सातवाहनों का हमेशा युद्ध चलता रहता था, क्योंकि ये एरिया कभी ये इलाका जो है शक ले लेते थे, कभी ये इलाका सातवाहन जीत जाते थे। तो इस तरह से यहाँ पे इनका जो है एरिया हमेशा अदला बदली होता रहता था, क्योंकि ये हमेशा जो है आपस में ये युद्ध करा करते थे, सातवाहन और शक। तो जो शक थे वो उसमें जो पश्चिमी भारत वाली शाखा थी जो मैंने अभी उस मैप में दिखाया, वो 4 शताब्दी ईस्वी तक शासन किए। मतलब जब तक सातवाहनों का शासन चल रहा था उसके बाद भी ये शकों का शासन वहाँ पे रहा। गुजरात के समुद्री व्यापार से इन्हें बहुत फ़ायदा हुआ। तो गुजरात में, चूँकि गुजरात का इलाका जो है वेस्टर्न शकों के पास था, मतलब पश्चिमी शकों के पास था, तो इन्होंने गुजरात से इन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। और उस समय उस जगह की राजधानी इन्होंने बनाई थी बैरीगाजा, जो कि एक बुक है पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी, ये एक ग्रीक बुक है, ठीक है। इसमें इस बैरीगाजा क्षेत्र का उल्लेख है, बैरीगाजा बंदरगाह का उल्लेख है जो कि इन शकों के हाथ में था। बैरीगाजा माना जाता है कि ये भड़ौच के बारे में बात की जा रही है। ये उस समय का बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह था और इससे उन्हें समुद्री व्यापार में शकों को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ था। शकों का सबसे प्रतापी शासक था रुद्रदामन प्रथम। रुद्रदामन प्रथम का जो कार्यकाल है वो 130 ईस्वी से 150 ईस्वी, और ये शकों का सबसे प्रतापी शासक था। इसने क्या किया था, इसने सिंध, गुजरात, मालवा और कोंकण पर अधिकार कर लिया था। मतलब वेस्टर्न जो क्षत्रप थे इनका पूरा अधिकार सिंध, गुजरात, मालवा और कोंकण तट पर पूरी तरह से था। आधुनिक घुड़सवार सेना और उत्कृष्ट हथियार थे इनके पास, इसीलिए ये युद्ध में भी काफ़ी अच्छे थे और इन्होंने काफ़ी एरियाज़ को जीत भी लिया था, क्योंकि इनके पास घुड़सवार, आधुनिक घुड़सवार सेना थे, क्योंकि ये मध्य एशिया से आए थे और मध्य एशिया में सबसे उत्तम कोटि के घोड़े पाए जाते हैं। तो इसलिए इनके पास आधुनिक घुड़सवार सेना थी और इनके हथियार भी काफ़ी उत्कृष्ट कोटि के होते थे। कभी काफ़ी उत्तम कोटि का लोहा ये लोग इस्तेमाल करते थे। इन्होंने सातवाहनों को 2 बार हराया। किसने? रुद्रदामन प्रथम ने। रुद्रदामन प्रथम ने सातवाहनों को 2 बार हराया है और काठियावाड़ में जो सुदर्शन झील है उसका जीर्णोद्धार भी किया था, ठीक है। तो काठियावाड़ में जो सुदर्शन झील है जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था, जो कि जिसका निर्माण मौर्य काल में हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, उसको वापस रिपेयर कराया था रुद्रदामन प्रथम ने, ठीक है। ये सुदर्शन झील अर्धशुष्क हो चुकी थी तो इसको वापस रिपेयर कराया था रुद्रदामन प्रथम ने। इसलिए कहा जा सकता है कि रुद्रदामन ने कुछ वेलफेयर के काम भी किए थे, मतलब पब्लिक के लिए भी कुछ काम किए थे। इसके अलावा जो प्रथम विशुद्ध संस्कृत में एक लंबा अभिलेख जूनागढ़ या गिरनार का, वो भी रुद्रदामन ने ही जारी किया था, ठीक है। जूनागढ़ या गिरनार का जो अभिलेख है वो पूरी तरह से प्योर संस्कृत में है। तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि जो रुद्रदामन प्रथम था वो संस्कृत भाषा का बहुत बड़ा प्रेमी था, इसलिए उसने अपना जो अभिलेख लिखवाया, जो कि इतिहास में सबसे पहला बहुत ही लंबा संस्कृत भाषा का अभिलेख है, वो अभिलेख उसने संस्कृत भाषा में ही लिखवाया था, क्योंकि वो संस्कृत भाषा का प्रेमी था। और इसके पहले जो भी अभिलेख हुए वो प्राकृत या पाली भाषा में हुए थे, लेकिन ये पहला ऐसा अभिलेख था जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया था, जूनागढ़ या गिरनार का अभिलेख, जो कि रुद्रदामन प्रथम का है। इसके अलावा जो अन्य महत्वपूर्ण शक शासक हुए उसमें थे नाहपान। नाहपान की इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि वो गौतमीपुत्र सातकर्णी का समकालीन था और ऐसा कहा जाता है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी ने नाहपान को हराया था और वो जो शक सिक्के थे उन सिक्कों की वापस से ढलाई करके उस पर सातवाहनों का मतलब चित्र, सातवाहनों का चिन्ह डलवाया था। तो इससे पता चलता है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी ने, इन सिक्कों से ही पता चलता है कि इन्होंने शकों को हराया था, गौतमीपुत्र सातकर्णी ने। उसके अलावा ऋषभदेव, घमातक आदि जो है ये भी शक शासक थे, ये भी शक जो है क्षत्रप थे। शक शासक जो है वो स्वयं को क्षत्रप कहते थे। क्षत्रप का अर्थ क्या है? क्षत्रप का मतलब होता है, ग्रीक भाषा के शब्द से ये आया है, जिसका मतलब होता है गवर्नर, ठीक है। तो ये जितने भी शासक थे, जो शक शासक हुए थे, रूलर्स थे, वो 5 भागों में पहली बात तो ये बटे हुए थे। अलग अलग इलाके की अलग अलग राजधानियाँ थी, अलग अलग इलाके का अलग अलग क्षत्रप था। तो इनका कहने का अर्थ ये था कि हम सब गवर्नर हैं और हम सब मिलकर रहते हैं, ठीक है। ये खुद को प्रशासक बोलते थे, इन्होंने खुद को राजा नहीं डिक्लेयर किया, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये अपने अपने इलाके में पूरी तरह से स्वतंत्र थे और ये शासक ही थे,
बस इन्होंने कभी अपने आप को शासक घोषित नहीं किया। अब आता है पल्लव। तो शकों के बाद जो भारत पर आक्रमण हुआ तीसरा, वो था पाल्हवों का। ठीक है, पाल्हवों ने क्या किया, पश्चिमोत्तर भारत में शकों का स्थान लिया। मतलब कि मैंने बोला था वेस्टर्न क्षत्रप जो थे वो 4वीं सदी तक रहे, मतलब उन पे किसी ने अधिकार नहीं किया। लेकिन जो सिंध के क्षेत्र में थे, पंजाब, सिंध, अफगानिस्तान, इस क्षेत्र में जो थे पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, वहाँ पे उनका स्थान ले लिया था पार्थियंस ने या पाल्हव ने। पाल्हव जो थे ये मुख्यतः ईरान के निवासी थे, मतलब पर्शियंस थे। ठीक है, जो कि यहाँ पे आके इन्होंने, पर्शियंस से ये नाम आया पार्थियंस, तो ये पर्शियंस थे जो यहाँ पे आके इन्होंने आक्रमण किया और उत्तर पश्चिम भारत को अपने कब्जे में ले लिया। इनका जो सबसे प्रसिद्ध शासक था वो था गोंडोफर्निस। ठीक है, इनका जो सबसे प्रसिद्ध शासक था वो गोंडोफर्निस था और इनके बारे में ज़्यादा जानकारी हमें प्राप्त नहीं है। और इसी काल में ऐसा पाया गया है प्रमाणों से कि जो सेंट थॉमस द अपोस्टल थे, ईसाई धर्म के प्रचार करने के लिए भारत पर आए थे, मतलब एक मिशनरी लेकर आए थे। और ये भी प्रमाणों से पता चला है कि ये दक्षिण के चेर राज्य में भी गए थे, जहाँ पे मुजरिस नामक बंदरगाह में इन्होंने यात्रा की थी और वहाँ पे भी अपने धर्म का प्रचार किया था। तो आइए ये मैप देख लेते हैं। ये है पार्थियंस का पहले का इलाका और वापस इन्होंने ये इलाका जीत लिया जो कि पल्लवास कहलाए, जो इंडो पार्थियंस कहलाए। ठीक है, इंडिया के इलाके में इन्होंने आक्रमण किया और इस इलाके को जीता, इसलिए इन्हें इंडो पार्थियंस या पल्लवास कहा गया। यहाँ पे आप एक चीज़ और देखेंगे, ये देखिए ये कुशान्स हैं। ये छोटी सी जनजाति थी यूची, ये यहाँ पे पहले चाइना की तरफ में यहाँ रहा करते थे। ये चाइना की तरफ जाते थे क्योंकि इनको यहाँ पे बहुत ही उपजाऊ भूमि थी। ठीक है, तो ये उपजाऊ भूमि की वजह से ये चाइना की तरफ जाते थे, लेकिन चाइना ने क्या किया, यहाँ पे अपनी वॉल बना दी, दीवार बना दी। ठीक है, तो दीवार बन जाने की वजह से ये लोग क्या किए, ये भारत की तरफ मूव किए और भारत की तरफ मूव करके अब देखिए ये आगे चल के यहाँ पे बहुत बड़े साम्राज्य का विस्तार करने वाले हैं। ठीक है, ये देखिए शक यहाँ अभी भी हैं और ये पाल्लवों का शासन है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कुषाणों की तरफ। कुषाण जो थे ये मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमण की सीरीज में सबसे आखिरी थे, मतलब इन्होंने सबसे अंत में आक्रमण किया था। और ये इनकी जाति थी यूची जाति, या इनको तोचरी या तोखरी भी कहा जाता है। ये मध्य एशिया के मुल्तान निवासी थे और कहा जाता है कि ये चीन के निवासी थे। ठीक है, यूची कबीला 5 कुलों में बटा हुआ था, जिसमें से एक कुल का नाम था कुषाण, जो कि भारत की तरफ आए थे। ठीक है, भारत की तरफ जो कुल आया था यूची कबीले का वो था कुषाण। कुषाण वंश का संस्थापक था कुजुल कटफिसस, जिसे कटफिसस वन भी कहा जाता है, कटफिसस प्रथम। कटफिसस ने क्या किया था, काबुल घाटी में अपने नाम के सिक्के जारी किए थे। ठीक है, काबुल घाटी में कटफिसस ने अपने नाम के सिक्के जारी किए थे। कटफिसस का पुत्र जो था कटफिसस द्वितीय, उसने सोने के सिक्कों को जारी किया और उसमें क्या लिखवाया, उसने स्वयं को विश्व का राजा कहा। ठीक है, उसने कहा कि मैं विश्व का राजा हूँ, और ये कटफिसस द्वितीय ने अपने सोने के सिक्के जारी किए थे, उसमें करवाया था। ठीक है, सबसे महान शासक हुआ इस वंश का कनिष्क। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अफगानिस्तान से शकों को भगाया, उत्तर पश्चिम से पल्लवों को भगाया और ग्रीकों को हटा दिया। तो इन सबको यहाँ से उन्होंने हटा दिया और पूरे साम्राज्य पे इनका एक छत्र शासन हो गया वहाँ पे। ठीक है, अतः सिंधु बेसिन, गंगा बेसिन के क्षेत्र पर इनका अधिकार हो चुका था। इनकी 2 राजधानियाँ थी। जो इनकी पहली राजधानी थी वो थी पुरुषपुर, और इनकी जो दूसरी राजधानी थी, मतलब द्वितीयक राजधानी थी, वो थी मथुरा। तो इतने बड़े साम्राज्य को इन्होंने 2 सेंटर्स से चलाया, पहला पुरुषपुर जो कि पेशावर में है पाकिस्तान, और दूसरा मथुरा जो कि उत्तर प्रदेश में है। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की जो गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा से शुद्ध थी। ठीक है, तो इनकी जो मुद्राएं थी, इन्होंने बहुत ही भारी मात्रा में स्वर्ण मुद्राएं जारी की, बहुत ही अधिक मात्रा में स्वर्ण मुद्राएं जारी की, और जो कि गुप्त काल की सोने की मुद्रा से भी ज़्यादा शुद्ध सोना था इनका। मतलब सबसे शुद्धतम सोने की मुद्रा जारी की थी कुषाण शासकों ने। इनके सिक्कों में जो था बौद्ध का, बुद्ध की, ग्रीक और हिंदू देवी देवताओं के चित्र बने होते थे। इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो है धर्म के प्रति काफ़ी सहिष्णु थे। जो कुषाण शासक थे ये धर्म के प्रति सहिष्णु थे, इसलिए उन्होंने अपने कुछ सिक्कों पर बुद्ध की भी चित्र अंकित करवाए, ग्रीक हिंदू देवी देवताओं के भी और हिंदू देवी देवताओं के भी चित्र अंकित करवाए। ठीक है, इवन जब ये जो कुषाण थे, कुषाण का जो अंतिम शासक था उसका नाम था वसुदेव, तो उसने भी अपना जो है एक हिंदू नाम भी उसने रख लिया था। ये सिक्के आप देख सकते हैं, इसमें देखिए ये जो है ये किसी देवता का चित्र है और ये किसी शासक का चित्र है। तो इस तरह करके ये लोग जो है चित्र बनवाते थे। उसके अलावा जो चीन का रेशम मार्ग था, जो कि अफगानिस्तान से होके, ईरान से होके पश्चिम एशिया की ओर जाता था,
तो उस पर भी इनका नियंत्रण था, मतलब कुषाण उसको कंट्रोल करते थे क्योंकि ये उनके इलाके से होकर जाता था। तो उससे क्या होता था, वो रास्ते में इनसे काफ़ी टोल कलेक्ट करते थे, मतलब टैक्स लेते थे। ये जो टैक्स मिलता था इससे उन्हें बहुत ज़्यादा फायदा होता था, बहुत ज़्यादा इनके राजस्व का उगाही हो जाती थी उस जगह से। रेशम बनाने की तकनीक सबसे पहले चीन में शुरू हुई थी। ठीक है, तो ये छोटा सा फैक्ट है, आप याद रख सकते हैं, एग्जाम में पूछ देता है। अब आते हैं कुषाण वंश के एक सबसे महान शासक की ओर। इसका नाम है कनिष्क। कनिष्क जो है वो 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और 102 ईस्वी तक इसने शासन किया। ठीक है, 78 ईस्वी में कनिष्क ने सत्ता संभाली और शक संवत की शुरुआत करी। तो 78 ईस्वी में जब कनिष्क गद्दी पर बैठा तो उसने एक नया संवत शुरू किया, नया कैलेंडर शुरू किया जिसका नाम था शक संवत। तो ये जो शक संवत है यही आज भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो जो 78 ईस्वी में कनिष्क ने शक संवत शुरू किया था, इसका मतलब कि 78 साल पीछे जाना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो अभी से अगर हम शक संवत की डेट निकालेंगे तो हमें अभी के जैसे 2021 है तो इसमें से हमें 78 माइनस कर देना होगा। ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी और इसका आयोजन किया था कनिष्क ने। कनिष्क ने ही चतुर्थ बौद्ध संगीति बुलवाई थी कश्मीर के कुंडलवन में, और इस संगीति का अध्यक्ष था वसुमित्र। और इसमें क्या किया गया था, महायान बौद्ध धर्म का ढांचा पूरा किया गया था। ठीक है, और इस तरह से बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। कनिष्क जो था वो महायान बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उसे द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिस प्रकार अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए बहुत जगह एम्बेसीज भेजी, बहुत जगह अपने दूत भेजे बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए, और बहुत एरियाज में उसने बौद्ध धर्म का प्रचार किया, उसी तरह से कनिष्क ने भी बौद्ध धर्म का प्रचार चीन और उत्तर पूर्व एशिया में किया। ठीक है, तो इतने व्यापक तौर पर बौद्ध धर्म का प्रचार करने के कारण कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। कला और संस्कृति भाषा का महान संरक्षक था। ठीक है, वो कला का भी बहुत बड़ा संरक्षक था और उसने संस्कृत भाषा का भी संरक्षण किया था। जो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी वो पूर्णतः संस्कृत भाषा में हुई थी और उस समय जो बौद्ध साहित्य उनका संस्कृत में संकलन किया गया था। तो इस तरह से करके जो है ये संस्कृत भाषा को बौद्ध धर्म में लाया गया। किसके द्वारा, कनिष्क के द्वारा। तो इसलिए ये संस्कृत भाषा का प्रेमी था। कनिष्क का एक राजवैद्य था जिसका नाम था चरक। ठीक है, तो कनिष्क का जो राजवैद्य था चरक, उसने चरक संहिता नामक पुस्तक लिखी जो कि मेडिसिन के ऊपर है। ठीक है, चिकित्सा शास्त्र के ऊपर है। ये एक आयुर्वेदिक पुस्तक है। वसुमित्र की जो पुस्तक है महाविभाषा सूत्र, इसमें बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। ठीक है, इसमें महाविभाषा सूत्र में सारे त्रिपिटकों के बारे में लिखा हुआ है और वो ये भी एक संस्कृत पुस्तक है। ये बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। ठीक है, तो वसुमित्र जो था वो चतुर्थ बौद्ध संगीति का अध्यक्ष भी था और इसने महाविभाषा सूत्र नामक पुस्तक लिखी थी। अश्वघोष कनिष्क का राजकवि था। उसने बुद्धचरित नामक पुस्तक लिखी और इसमें बुद्ध की बायोग्राफी लिखी गई है। ठीक है, और इसे बौद्धों की रामायण कहा जाता है और ये संस्कृत भाषा में लिखी गई। तो ये पुस्तक भी देखिए संस्कृत में थी। और बौद्धों का रामायण बुद्धचरित को कहा जाता है क्योंकि इसमें बुद्ध की जीवनी लिखी हुई है। नागार्जुन जो था, इन्हें भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी माध्यमिक सूत्र, जो कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बताती है, मतलब सापेक्षता का सिद्धांत बताती है, इसलिए इन्हें भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है। ठीक है, कनिष्क के दरबार में इस प्रकार बहुत सारे विद्वानों को संरक्षण प्राप्त था। उसमें मुख्य थे वसुमित्र, पाशर्व, नागार्जुन, महाचेत, संगरक्षक, चरक आदि। और एक मुख्य विद्वान थे जिनका नाम था सुश्रुत। तो उन्होंने भी चिकित्सा के शास्त्र के ऊपर जो है सुश्रुत संहिता लिखी थी। वो बहुत बड़े मतलब सर्जन थे। ठीक है, कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हुई और उसके बाद इस साम्राज्य का अंत हुआ वसुदेव के साथ। वसुदेव जो थे वो इस वंश के अंतिम शासक थे और इन्होंने शैव धर्म अपनाया था। ठीक है, तो देखिए किस तरह से जो विदेशी आक्रमण हुए, जो विदेशी यहाँ पे आए, उन्होंने यहाँ पे शासन किया और खुद को पूरी तरह से भारतीय रंग ढंग में, हिंदू रंग ढंग में ढाल लिया। आइए मैप देख लेते हैं। तो किस तरह से वो देखिए कुषाण एकदम छोटे से एरिया में थे और यहाँ से ये बढ़ के इस पूरे एरिया को इन्होंने अपने कब्जे में कर लिया। ठीक है, यहाँ से क्षत्रपों को पूरी तरह से खत्म कर दिया। एकदम छोटे से इलाके में क्षत्रप सिमट कर रह गए। सातवाहन अभी भी पावरफुल थे और यहाँ मथुरा तक इनका पूरी तरह से साम्राज्य था। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने एक बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना की। अब आते हैं इनके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम की ओर जो कि कुषाणों ने किया। कुषाणों ने गांधार कला को संरक्षण दिया और साथ में मथुरा कला का भी विकास किया। ठीक है, तो ये दो महत्वपूर्ण कलाएं हैं, बहुत महत्वपूर्ण स्कूल ऑफ आर्ट हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं ये प्रश्न।
तो गांधार कला क्या थी? गांधार कला थी भारतीय और ग्रीक रोमन कला का मिश्रण थी, ठीक है। लेकिन मथुरा कला क्या थी? ये पूर्णतः भारतीय कला थी। गांधार कला में क्या हुआ था? भारत और ग्रीक रोमन कला का मिश्रण था। मैंने बताया था वो हेलेनिस्टिक आर्ट जो ग्रीक लेकर आए थे, तो ये उसी का विकसित रूप है। तो भारत और ग्रीक रोमन कला का मिश्रण हुआ, ये कहलाई गांधार कला। इसमें क्या होता था? इसमें सुक्को, मड, लाइम, टेराकोटा, इन सब चीज़ों का उपयोग होता है। सुक्को क्या होता है? मिट्टी जो है, मिट्टी इतनी टाइट कर दी जाती है सुखा के कि बहुत ही हार्ड हो जाती है, ठीक है, तो उसको सुक्को कहा जाता है। इसके अलावा मड, लाइम मतलब चूना का उपयोग, और टेराकोटा का भी उपयोग होता था, मतलब पकी हुई मिट्टी का उपयोग भी कुछ मात्रा में किया जाता था। किस लिए? तो गांधार कला के स्कल्पचर को बनाने के लिए। यही मथुरा कला में क्या किया जाता था? सिर्फ लाल सैंडस्टोन का उपयोग किया जाता था, ठीक है। इसके केंद्र थे, गांधार कला के मुख्य केंद्र थे तक्षशिला और बेग्राम, ठीक है। बेग्राम वही इलाका है जहाँ पर बमयान बुद्धा की मूर्ति है। तो ये तक्षशिला और बेग्राम का जो इलाका है ये गांधार कला का मुख्य केंद्र था उस समय। और मथुरा कला का मुख्य केंद्र था मथुरा। बुद्ध की मूर्तियाँ, बामियान बुद्ध की जो मूर्ति है ये इसका उदाहरण है। तो गांधार कला के उदाहरण जो है, बुद्ध की बहुत सारी मूर्तियां जो है वो गांधार कला में बनाई गई हैं। उसके अलावा जो बामियान बुद्ध की मूर्ति है वो भी गांधार कला की थी। बामियान बुद्ध मतलब बामियान में 2 बुद्ध की बड़ी मूर्तियां थी जिनको तालिबान ने उड़ा दिया था। तो ये बामियान बुद्धा की मूर्ति थी जो कि गांधार कला में बनाई गई थी। और मथुरा कला में कौन कौन सी मूर्तियाँ बनी हैं? तो मथुरा कला में भी बुद्ध की मूर्तियाँ बनाई गई, लेकिन दोनों में अंतर ये है कि जो गांधार कला की बुद्ध की मूर्तियाँ थी उनमें ग्रीक के हिसाब से ड्रेसिंग की गई है, ठीक है। उनके जो कपड़े हैं वो ग्रीक देवताओं से मिलते हैं। उनके जो बाल हैं वो घुंघराले किए गए हैं, और फेस पे अपोलो का फेस जैसे लगता है कि ये जो ग्रीक देवता अपोलो है उनके फेस से इनके फेस को मैच करके बनाया गया, बुद्ध के फेस को, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मथुरा आर्ट में क्या हुआ? मथुरा आर्ट में बुद्ध को जो है एकदम भारतीय रूप में दिखाया गया है, और उनके फेस पे बहुत सारी भाव भंगिमाओं को दिखाया गया है। मतलब बुद्ध जो है काफ़ी इमोशंस को दिखाते हैं। तो ऐसा मथुरा कला की मूर्तियों में पता चलता है। इसके अलावा मथुरा कला में महावीर, शिव, विष्णु, पार्वती, लक्ष्मी तो आदि देवी देवताओं की भी मूर्तियां बनाई गई। इसके अलावा सुंदर सुंदर यक्ष, यक्षिणियों और अप्सराओं की मूर्तियां भी मथुरा कला में बनी हैं। तो ये आप इस मूर्ति में देख सकते हैं। ये देखिए, ये जो है ये है मथुरा कला की मूर्ति, ठीक है। देखिए ये रेड सैंडस्टोन से बनी हुई है। ये वही रेड सैंडस्टोन है जो कि आप अभी लाल किला, राष्ट्रपति भवन या दिल्ली का जो वो इलाका है उस इलाके में जितनी भी जो गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स है वो सब इसी सैंडस्टोन की बनी हुई है, ठीक है। तो ये रेड सैंडस्टोन हुआ। और इसमें देखिए, इसमें बुद्ध के आसपास ये यक्षिणियों की मूर्तियाँ बनाई गई हैं। तो ये सब जो है ये सब मथुरा आर्ट है। और यहाँ पर देखिए ये है गांधार आर्ट। गांधार आर्ट में बुद्ध के जो कपड़े हैं वो देखिए वो ग्रीक देवी देवताओं के कपड़ों के हिसाब से बनाए गए हैं। उसके बाद इनके फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं है, बाल घुंघराले हैं। तो ये भी जो है ये ग्रीक देवी देवताओं की भंगिमाओं को यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। इसके अलावा कुषाणों ने एक और इम्पॉर्टेंट काम किया था। इन्होंने यहाँ पे जो है ड्रेस करने का स्टाइल, एक नए ड्रेस करने का स्टाइल लाया। इस मूर्ति को आप देख सकते हैं। ये है कनिष्क की मस्तक खंडित मूर्ति, ठीक है। तो ये मूर्ति अभी रखी हुई है मथुरा के म्यूजियम में। मथुरा के म्यूजियम में अभी मथुरा के म्यूजियम में ये मूर्ति रखी हुई है, संग्रहालय में, मथुरा संग्रहालय में। और इसमें देखिए क्या है, इसमें जो है पहली बात तो इसने 2 बड़ी बड़ी तलवारें ले रखी हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये बहुत बड़े योद्धा हुआ करते थे। दूसरी बात, ये इतनी बड़ी बड़ी ट्यूनिक पहनने का जो प्रचलन था ये भारत में नहीं था। तो ये भारत में इतनी बड़े बड़े कोट या ट्यूनिक पहनने का प्रचलन जो है यही लेकर आए कुषाण, ठीक है। उसके बाद इन्होंने जूते पहन रखे हैं। तो ऐसा ये भी कहा जाता है कि भारत में जूते पहनने का प्रचलन नहीं था, तो जूते पहनने का प्रचलन भी यही लेकर आए। जो चमड़े की जूते पहनने का, जूते बनने का प्रचलन जो है वो भी ऐसा कहा जाता है कि कुषाण ही भारत में लेकर आए थे, ठीक है। तो इस तरह से ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि विदेशी आक्रमणों के बारे में हम जान सकते हैं। और इनकी इंपॉर्टेंस भारत के इतिहास में बहुत अधिक है, क्योंकि इन्होंने भारत को पहली बात तो गांधार कला दी, दूसरी बात इन्होंने एक नए ड्रेस करने का स्टाइल दिया। उसके बाद ये भारत के समाज में इतने ज़्यादा रम गए कि ये जो है पूरी तरह से भारतीय बन गए, ठीक है। तो ऐसा भी हुआ। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि ये इन्होंने भारत के इनके आक्रमण का भारत पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। तो आज का लेक्चर यहीं तक। अब आते हैं आज के क्विज की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, मीनांडर को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी थी? हमारा दूसरा प्रश्न है, नाट्य कला में पर्दे का प्रचलन किसने किया? हमारा तीसरा प्रश्न है, प्राचीनतम विशुद्ध संस्कृत अभिलेख ये जो है किसने बनवाया था? हमारा अगला प्रश्न है, मुख्य पाल्लव शासक कौन था? कुषाणों के मूलतः जो है किस जाति के थे? हमारा अगला प्रश्न है, कनिष्क की राजधानी क्या थी? नेक्स्ट क्वेश्चन,
कनिष्क के मस्तक रहित जो मूर्ति है वो किस कला का उदाहरण है? हमारा अगला प्रश्न, गांधार शैली किन कलाओं का मिश्रण है? हमारा अगला प्रश्न, शुद्धतम सोने के सिक्के किसने जारी किए? तो आप इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइए। अब आते हैं पिछले दिन के क्विज की ओर। तो प्रीवियस क्विज का जो हमारा पहला प्रश्न था वो था शुंग वंश का संस्थापक कौन था? हाँ, दूसरा प्रश्न, भारहूत का स्तूप किसने बनवाया? हमारा तीसरा प्रश्न, कण्व वंश का संस्थापक कौन था? चौथा प्रश्न, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? हमारा पांचवा प्रश्न, सातवाहनों का सबसे महान शासक कौन था? हमारा छठवां प्रश्न, कार्ले का चैत्य किस काल में बना? हमारा सातवां प्रश्न, सातवाहन शासक व्यापार के लिए किस चीज़ के सिक्कों का इस्तेमाल करते थे? हमारा अगला प्रश्न, ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि दान देने की प्रथा किसने शुरू की थी? हमारा अगला प्रश्न, खारवेल किस वंश का शासक था? तो आइए अब इस क्विज के आंसर्स देख लेते हैं। तो जो पहले प्रश्न का उत्तर होगा, शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग। भारहूत का स्तूप पुष्यमित्र शुंग ने बनवाया था। कण्व वंश का संस्थापक वसुदेव कण्व था। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। सातवाहनों का सबसे महान शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी। कार्ले का चैत्य सातवाहन काल में बना था। सातवाहन शासक व्यापार के लिए शीशे के सिक्कों का प्रयोग करते थे, मतलब लेड के सिक्कों का प्रयोग करते थे, और लेड लाते थे वो रोम से। ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि दान देने की प्रथा शुरू की थी सातवाहन शासकों ने। खारवेल जो है ये चेदी वंश के शासक थे जो कि कलिंग पे शासन करती थी। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं तक। आपको लेक्चर कैसा लगा जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि डिसलाइक क्यों किया। इस लेक्चर की PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल में दे दूंगी और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और एक बात, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको सारी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू, जय हिंद।